और दतिया में उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। बीजेपी ने 2 सदस्यीय समिति बनाई है। गौरव रणदीवे और अंबाराम कराड़ा होंगे इसके सदस्य। आपको बता दें कि इस चुनाव से जुड़े जिम्मेदार नेताओं से चर्चा होगी। हार के कारणों की विश्लेषण करेगी समिति। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ये सदस्य समिति गौरव रणदीवे और अंबाराम कराड़ा इसके सदस्य होंगे। चुनाव से जुड़े जिम्मेदार नेताओं से चर्चा होगी और हार का क्या रहा कारण विश्लेषण करेगी ये समिति। मिल रही जानकारी के अनुसार देखिए, दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार का कारण जो एक्सपर्ट्स इस पर मंथन करके निकालेंगे कि आखिर क्या कारण रहा। दबी ज़बां में लगभग सभी जानते हैं, बीजेपी ने 2 सदस्यीय एक समिति बनाई है और जब साक्ष्य दे दिए आशुतोष तिवारी ने, तो समिति और विश्लेषण क्या इन सब की आवश्यकता है। बहरहाल देखिए, अब पार्टी के अंदर जो स्थिति है, जो उनका आंतरिक एक तरीका है पार्टी के काम करने का, वो अपनी जगह है। स्वाभाविक रूप से गौरव रणदीवे और अंबाराम को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव से जुड़े जिम्मेदार नेताओं से चर्चा की जाएगी। और दतिया चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकारिणी भंग हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है और मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में आशुतोष तिवारी ने भीतरघात के सबूत रख दिए थे, जिसको लेकर के कि अब बीजेपी कार्यकारिणी को भंग किया जा सकता है। जिला अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी वहां पर अब तक बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन पर एक्शन देखने को मिल सकता है। दतिया उपचुनाव से इस परिणाम से काफी कुछ बदलाव होने वाला है और बड़े बड़े विकेट्स गिर सकते हैं। हाउस में चल रही समीक्षा बैठक खत्म हो गई और एक एक करके मंत्रियों का निकलना यहां से शुरू हो गया है। अभी भी जो है एक मंत्री की गाड़ी निकल रही, कोशिश करेंगे हम बात करने की। सर कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे आप? बैठक में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? सर कुछ बोलेंगे? बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन समीक्षा बैठक उसी की हो रही है जो कल परिणाम आया, यानी चुनाव आशुतोष तिवारी क्यों हारे, किन लोगों ने हराया और जो आशुतोष तिवारी ने आरोप लगाए थे उनमें कितनी सच्चाई थी। बताया यह भी जा रहा है कि आशुतोष तिवारी भी अंदर मौजूद हैं और वो पूरे सबूत लेकर पहुंचे हैं कि कहां कहां पर उनके साथ धोखा हुआ है, किन लोगों ने धोखा किया है, और अगर वो सबूत सही पाए जाते हैं समीक्षा बैठक के बाद तो एक्शन लिया जाएगा। बात करने को कोई तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है और अब और ज्यादा ये उथल पुथल गहराती जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई हार की हाई लेवल समीक्षा बैठक अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस बैठक के बाद बाहर आए सियासी संदेश बहुत कुछ कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी समीक्षा बैठक के दौरान भीतरघात के पुख्ता सबूत पार्टी नेतृत्व के सामने रख चुके हैं, जिसके बाद अब दतिया बीजेपी कार्यकारिणी भंग होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलते तमाम मंत्रियों ने संगठन के दिग्गज मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कार के शीशे चढ़े हुए थे, एक्सीलेटर पर पैर था और सरपट कैमरे के आगे से गायब। उनके चेहरों पर निराशा छाई हुई थी। मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक अपनों की दगाबाजी के सुर मुखर होने लगे हैं। चुनाव हारे आशुतोष तिवारी के कड़े तेवरों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बहू और टीकमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। पोस्ट ने संगठन की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल दतिया की हार के बाद उठे भीतरघात के इन गंभीर सवालों और एक्शन की सुगबुगाहट के बीच क्या बीजेपी नेतृत्व संगठन के भीतर जमा इस भीतरघात को साफ कर पाएगा, ये देखने का विषय होगा। एक नाम जो चर्चा में अब तक नहीं आया है, वो क्यों नहीं आया है, ये भी एक सवाल है। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव
राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसलिए चुनाव महत्व नहीं रखता। एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जिनका भरोसा है उनके भरोसे को कायम रखना ये जीवन की आखिरी सांस है। भीतरवासियों को आखिरी संदेश क्या कहेंगे? भीतरवासियों को आखिरी संदेश पहले तो ये हो कि भीतरघाती कौन है नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं। और बीजेपी की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हार का कारण पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि पार्टी ने गोपाल भार्गव, अनूप मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेताओं का राजनीतिक करियर चौपट कर दिया। बिना सूचना दिए टिकट काटे जाने से कार्यकर्ताओं में घोर आक्रोश था। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर सड़कों पर हंगामा हुआ और इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत की। हार के कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जन विश्वास जो यात्रा इन्होंने शुरू की है, जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए की है। इनका नेतृत्व कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। इन्होंने एक एक करके सारे ब्राह्मण नेता जो भाजपा में थे, चाहे गोपाल भार्गव हो, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो या अनूप मिश्रा हो जो अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हुआ करते थे, सारे ब्राह्मण नेताओं के इन्हें कैरियर चौपट कर दिए। इनको बिना बताए, बिना इनको सूचित किए इनके टिकट काट दिए। इनका घोर अपमान किया, उसका सब देखने को मिला। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो सड़कें जाम हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जाम हो गई, पूरी नदियाँ जाम हो गई। मैं समझता हूँ 13-14 घंटे जाम हाईवे पर लगा रहा, ये सबने देखा। और चूंकि विषय काफी गंभीर है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, इस पर बात करेंगे। विवेक गुप्ता जी से रिएक्शंस लेंगे। बहुत स्वागत है विवेक भाई आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र भाई आपका भी पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। जो सीट आपकी थी वो आप बचाने में कामयाब रहे इस उपचुनाव। वो कौन से फैक्टर्स आप देखते हैं जिसकी वजह से ये सीट बचाने में आप कामयाब रहे? कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के वादे किए थे उन वादों से ज्यादा वहां पर अहंकार और आतंक का माहौल था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा है, जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को वहां टिकट दे दिया जिसकी कोई पहचान नहीं थी। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था कि हम किसी को भी चुनाव देंगे, जनता वोट देगी और हम चुनाव जिता के लाएंगे। पिछले इतिहास में ऐसा होता भी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में निष्ठा तो देखी, लेकिन उसकी लोकप्रियता नहीं देखी और उसका परिणाम देखा आपने, सब सामने आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट इसलिए काटा गया कि सर्वे में उनका नाम जीतने वालों की सूची में नहीं था। तो क्या आशुतोष तिवारी का नाम जीतने वालों की सूची में था? एक चीज। दूसरी चीज, बांकीपुर में जो हुआ बिहार में, उसमें भी कैंडिडेट बदला गया क्योंकि उसकी छवि भी ऐसी थी कि वो जीतने के लिए उम्मीदवार नहीं था, जीत लायक। तो मेरा ये कहना है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। जो सर्वे आ रहा था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ आ रहा था। तो जितेंद्र, कांग्रेस की जीत के फैक्टर्स ये हैं कि बीजेपी में सही नेता नहीं चुने गए, इसलिए कांग्रेस जीत गई। बात करते हैं विवेक गुप्ता जी से। नहीं, आपसे मेरा सवाल यही था जितेंद्र जी कि कांग्रेस की जीत के आप फैक्टर्स क्या मानते हैं? तो आपने ये बताया कि बीजेपी में इतना सब कुछ चल रहा था। विवेक जी से भी एक रिएक्शन इस पर लेते हैं। विवेक जी, कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस की जीत का कारण क्या रहा? कांग्रेस में भितरघात या बीजेपी में भितरघात? देखिए, लोकतंत्र का एक पर्व होता है चुनाव, और चुनाव में जो भी जनादेश आता है वो हर पार्टी को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। और बीजेपी भी
दतिया में आए इस चुनाव के जनादेश को शिरोधार्य करते हुए स्वीकार करती है, विनम्रता से स्वीकार करती है। निश्चित रूप से हम अपनी बात जनता तक, जन कल्याण डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ठीक से नहीं पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे हैं, और कुछ कमियां भी रह गई हैं प्रबंधन में, कुछ कमियां रह गई होंगी जिस पर हमारा मंथन चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, विचार चल रहा है, समीक्षा चल रही है। इन सब कारणों के सामने बहुत इन पर विचार किया जा रहा है। इनके आते से ही हर जरूरी सुधार उसमें लाए जाएंगे और आगामी चुनाव फिर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2028 का भी लड़ेंगे, और फिर भगवा जैसे देश के 22 राज्यों में फहरा रहा है, मध्य प्रदेश में पुनः फहराएगा। दतिया के विकास में कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। दतिया वैसे भी कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने उस सीट को रिटेन कर लिया है, बल्कि भाजपा विवेक भाई, चुनाव प्रचार के समय ये था कि ये तो हमारी सीट थी, वो कांग्रेस जीत गई, अब हमें चाहिए। अब वक्तव्य थोड़े बदल गए, ठीक है, चलिए वक्त और परिस्थिति के हिसाब से ये बदलता भी रहना चाहिए। सरमन नगेले साहब मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। सरमन भाई, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको आवाज़ मिल पा रही होगी तो मैं आपसे ज़रूर इस बारे में जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा अनुशासन को लेकर हमेशा से जानी जाती है कि वो कड़े एक्शन लेती है, फिर अब निचले ग्राउंड लेवल पर क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न उनका रहता नहीं है। तो क्या दतिया में भी कुछ वही जो कड़े एक्शंस हैं, थोड़ा उल्टा दांव पड़ गया? देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं, दतिया का उपचुनाव, ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए और वहां के मतदाताओं के लिए एक अलग तरह का चुनाव हुआ है। अलग तरह का चुनाव किस मायने में है? हाँ। कि देखिए, अभी 2.5 साल बचे थे और 2.5 साल पहले जो निकल गए वो कांग्रेस के विधायक रहे। हाँ। तो 2.5 साल में, जैसा कि बीजेपी का हमेशा कहना, हम विकास की राजनीति करते हैं, तो 2.5 साल राजेंद्र भारती के कारण क्या विकास हो पाया दतिया का? अब दतिया के मतदाताओं ने फिर वही काम किया जो पहले किया था। अब 2.5 साल क्या कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह जी वहां विकास करा पाएंगे? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में तो है नहीं वो। तो जो सत्ताधारी दल के विधायक रहते हैं उनके यहाँ पे स्वाभाविक है कि कामकाज कुछ विकास के ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सीधा सरकार के साथ दखल में रहते हैं। तो अब ये वहां के मतदाताओं ने कैसा जनादेश दिया, ये वहां के मतदाताओं की उनकी सूझबूझ, उनकी जागरूकता, उनकी समझ पर निर्भर करता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, ऐसा ट्रेंड रहा है कि जब भी उपचुनाव होते हैं और जिस राज्य में भी होते हैं, जिस दल की सरकार होती है, नतीजे उसी के अनुकूल आते हैं। एक आध बार ऐसा हो जाता है कि विपरीत चले जाते हैं, लेकिन एक सी ऐसा ट्रेंड रहा है, परंपरा रही है। तो अभी ये ऐसा क्यों किया दतिया के मतदाताओं ने, ये वो जाने। साथ में देखिए कि आप राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने भी निकाल दिया, पहले उन पर आरोप लग गया, उनके पहले विधायक थे। इसी तरह की कुछ कमोबस, वैसी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा इशारों में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हो रहा है। उनका टिकट काट दिया। अब तक काटा या ना काटा, ये पार्टी का अपना प्रिविलेज है कि किसको टिकट दे, किसको ना दे, किसको चुनाव लड़ाए, किसको ना लड़ाए, लोकप्रियता में है कि नहीं है, उनका सर्वे में नाम आया कि नहीं आया, पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, संसदीय बोर्ड का मामला है। तो अब नरोत्तम जी के साथ तो एक तो ये हुआ कि उनको टिकट भी नहीं मिला, अब दूसरे उन पे शंका की सुई भी उनके ऊपर घूम रही है। तो दोनों ही लोग, राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा, दोनों की राजनीतिक कैरियर पर इस तरह से तुषारपात हुआ है कि जैसा उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब एक चीज इसमें और भी निकल कर आ रही है कि देखिए, घनश्याम सिंह का बैकग्राउंड समझिए आप। वो पहले वहां विधायक रहे। हाँ। वो पुराने परंपरागत रूप से ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे पहले सामंतशाही चलती थी, अब सामंतशाही नहीं है। हाँ। दूसरा, वहां पर ठाकुर वोट है, बहुत कूल है, सौम्य, समझदार हैं, जागरूक हैं और बहुत विनम्र हैं। साथ में माननीय दिग्विजय सिंह जी जो ठाकरों के न केवल लीडर हैं बल्कि SC ST और OBC के भी वो अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने भी डेरा डाल लिया था, तो वो भी एक कारण हुआ। इसके अलावा चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिसका पूरे मध्य प्रदेश में का पूरे देशव्यापी उनका मैसेज गया था, तो उस कम्युनिटी को टिकट नहीं मिला, वो भी एक कारण रहा है। साथ में जो पार्टी की रणनीति रही है, बीजेपी की जो रणनीति रही है, देखिए बीजेपी के 5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप देवतुल्य कार्यकर्ता, पार्टी का अनुशासन, हाँ। पार्टी की रणनीति, ये इसके लिए जाहिर है सरमन भाई। लेकिन एक बात, विवेक गुप्ता जी से मेरा प्रश्न इस पर यह रहेगा। विवेक गुप्ता जी, अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता का मैं बयान देख रहा था, अगर आप कहेंगे तो मैं वो बयान दिखवा भी दूंगा।
वो ये कह रहे हैं कि गोपाल भार्गव, अनूप मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, जितने भी ब्राह्मण नेता थे सबको साइडलाइन कर दिया गया, बस उसी का ये परिणाम है। अब ये तो उनका एनालिसिस है, लेकिन ये एनालिसिस कितना आपको दिखाई देता है, कितना प्रभावी है, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। ये कोई जातिगत आधार या इस तरह से वर्गीकृत आधार लेकर यहां पर प्रत्याशी का चयन नहीं होता है। शीर्ष नेतृत्व, संसदीय बोर्ड योग्य प्रत्याशी को ही चुनाव में मैदान में उतारता है, और वो कोई जाति यानी योग्यता के आधार पर उतारा जाता है। और भाजपा एक विचार है, भाजपा एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो विचारधारा पर आधारित है, और वो विचारधारा विकास, जनता के विकास से जुड़ी हुई है। तो विकास के मुद्दों पर और विचार से चुनाव लड़ा जाता है। एक संगठित अनुशासन वाला जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो चुनाव लड़ता है, जो 24 घंटे बूथ पर सक्रिय भी रहता है। ठीक है, आप कुछ कमी रह जाती है, पार्टी का अनुशासन, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता, ये सारी बातें सब, हर जो भी जितने भी लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आशुतोष तिवारी किस लिहाज से यहां पर योग्य दिखे थे, क्या इस बारे में भी अब समीक्षा होगी? आप कह रहे हैं कि योग्य कैंडिडेट जो जिताऊ उम्मीदवार हो उसी कमाऊ पूत को हम मैदान में उतारते हैं, लेकिन क्या आशुतोष तिवारी यहां फिट बैठते थे? क्योंकि कांग्रेस भी बार बार यही प्रचार कर रही थी ये तो बाहर गया है। एक जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, ग्वालियर चंबल प्रचार के दौरान मिले, उन्हें बाहर का बता दिया। बहुत प्रभावी नेता रहे हैं जी, नहीं, वो बहुत प्रभावी नेता रहे हैं। संगठन में उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है, क्षेत्र उन्हें जानता है, और इसी का प्रमाण है कि कोई पिछले चुनाव के परिणाम से ये चुनाव के परिणाम भी भिन्न आए हैं। पार्टी ने 1600-1700 वोट अधिक प्राप्त किए हैं। तो आशुतोष तिवारी जी एक स्वीकार्य चेहरा थे। पार्टी ने बहुत मंथन करके उन्हें योग्यता से उनके प्रत्याशी पद को वहां पर प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आशुतोष तिवारी कोई बाहर के थे, और योग्यता ही हमारी आधार होती है, और वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा गया है। आगे और भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से चर्चा विवेक भाई ये भी हो रही थी कि अगर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में, चुनावी मैदान में नहीं होते तो ये 1600-1700 जो एक्स्ट्रा वोट मिले वो भी शायद नहीं मिलते, उसकी रोकथाम की जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र जी, मैं आ रहा हूं भाई। जितेंद्र जी, ये जो ब्राह्मण छवि को लेकर के चर्चा चल रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि वहां पर बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं को दरकिनार कर दिया, इसलिए ये ब्राह्मणवाद या जातिवाद, देखिए जाति कभी नहीं जाती, राजनीति में वोटों से पहले ये सारा कैलकुलेशन होता ही है। भले ही कोई भी पार्टी का प्रवक्ता खुल करके इस बारे में बोले या ना बोले, दूसरी पार्टी के लिए बोलना आता तो बोल देते हैं, अपनी पार्टी में बोलते हैं कि हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो सीधी सीधी विकास का मसला है। तो क्या ऐसा है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी वजह से कोई ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण नेताओं को पीछे कर दिया गया, इसलिए ये स्थिति बन रही है? नहीं आशीष जी, दतिया चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए जी, तो आशुतोष तिवारी नए थे दतिया के लिए। नरोत्तम मिश्रा ने काम किया था। नरोत्तम मिश्रा की पहचान घर घर और गली गली में थी। आशुतोष मामले में कमजोर थे। और एक दूसरी चीज और, वो ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लगा था। कहीं कोई आपने देखा होगा गुटबाजी इस दौरान नजर नहीं आई। प्रदेश स्तर का पूरा नेतृत्व अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार था, लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ। जितेंद्र जी, वो राजेंद्र भारती पर तो कार्रवाई अनुशासनात्मक ही हुई है ना? आप कह रहे हैं कि एकजुट थे, तो ये एकजुटता का तो परिणाम नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ जी, एकजुट था कांग्रेस का कार्यकर्ता, और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दतिया में बैठ के ये तय हुआ था कि चुनाव स्थानीय कार्यकर्ता लड़ेगा, हम लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी हमारा उपयोग किया जाएगा। ठीक। आखिरी के 2 दिन में राजेंद्र भारती की गतिविधियां संदिग्ध लगी। चुनाव की जिस दिन वोटिंग होना था उस रात को राजेंद्र भारती की गतिविधियां संदिग्ध लगी, और हमने उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया। अगर कहीं ये एकजुटता में कहीं और पहले दिखती तो निश्चित तौर पर पहले जाहिर है। लेकिन विवेक जी, अभी जो मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के साथ, एक समिति बनाए जाने की बात चल रही, 2 सदस्यीय समिति बनेगी जो इस मामले में कार्रवाई करेगी। आशुतोष तिवारी ने कुछ सबूत दिए हैं, ऐसी भी खबर आई थी कि जो भीतर घातीय हैं, जिन्होंने पार्टी
को मां कहा फिर मां को धोखा दिया, ऐसे लोगों पर एक्शन हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। समिति बनेगी, उन लोगों कुछ सबूत दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी आपको इनपुट वहां से मिला कि किस तरह के सबूत दिए गए? क्योंकि वहां मीटिंग से निकले हुए नेता तो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कार का शीशा चढ़ाया और आगे चले गए। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव के हार के कारणों पे विचार करने के लिए और चुनाव की पूरे चुनाव की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। हमारे माननीय प्रदेश के महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम जी कराड़ा उस समिति के सदस्य हैं, जो समीक्षा करके पूरे विचार मंथन करके सारे हार की जिम्मेदारियां और हार के कारणों पे विचार करके उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे और उस आधार पे आगे की कार्रवाइयां तय होंगी कि किस तरह से हमें सुधार आवश्यक है, किस तरह हमें जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक, विकास कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें जितने सुधार के लिए आवश्यक कदम होंगे वो भी उठाए जाएंगे। और रही बात अनुशासनहीनता या अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तो हमारे पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, पार्टी अध्यक्ष ने खास तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासनहीनता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यदि कुछ ऐसे कारण भी सामने समिति की समीक्षा में आते हैं तो उस पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार ही, मूल चरित्र ही अनुशासन है। इसलिए विश्व का राजनीतिक बड़ा संगठन है। आजादी के बाद 29 में से 29 लोकसभा जीती है और आजादी के बाद हाल ही में राज्यसभा में 3 राज्यसभा सीटें जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासनात्मक संगठन है, उसी की अपनी वो पहचान है और उसी आधार पे ये समीक्षा समिति भी काम करेगी और उसके बाद रिपोर्ट आने पर ही आगे का जो भी कार्रवाई होगी। स्वाभाविक है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो कि अगर उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई जाती है तो सरमन जी उस पर कार्रवाई होगी ही। ये हमेशा से बीजेपी का वक्तव्य रहा है और बीजेपी इसी पर काम भी करती रही है। लेकिन अगले साहब, एक बात मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि ये दतिया का चुनाव, विकास की देखिए कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करें, प्योर पॉलिटिक्स इस चुनाव में हमने देखा, बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए आए और पूरी ताकत झोंक दी गई दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दिन रात एक मेहनत की गई। आपने भी अभी जिक्र किया कि अब विरोधी पार्टी का, विपक्ष का अगर विधायक बना है तो दतिया में क्या ही विकास करवा पाएगा, कितने ही काम करवा पाएगा। लेकिन ये प्योर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है और अब कांग्रेस इसी एग्जाम्पल को आगे आने वाले समय में सब जगह परोसेगी बीजेपी के खिलाफ। संभावना इसकी प्रबल हो गई है नगरे साहब? देखिए आशीष जी, मैं अभी कई दिनों से सारे लगभग चैनलों पे यही बात कह रहा हूं कि दतिया का जो उपचुनाव हुआ है उसको सामान्य चुनाव, जो जनरल इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, उसके तारतम्य में ना देखा जाए। उपचुनाव की परिस्थितियां, उपचुनाव के समीकरण, उपचुनाव की जो तैयारियां वो अलग प्रकार से रहती हैं और जो सामान्य चुनाव रहते हैं उसकी अलग रहती है। कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो पहले कभी बहुत मजबूत हुआ करता था, वो कितना कमजोर हो गया है, उसी का नतीजा है कि लगातार कांग्रेस के वोट परसेंटेज और विधायकों की संख्या कम होती गई है। हालांकि अभी पूर्व के चुनाव में बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन और सेंट्रल में भी कम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ है, बीजेपी का बड़ा है। तो जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में आपके कार्यकर्ता का, अभी जो आपके लीडर वहां लगे रहे, वो अपना विधानसभा चुनाव देखेंगे या वो दतिया जैसे चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी में पूरा संगठनात्मक ढांचा है, डिजिटल का उनका बहुत बड़ा ढांचा है और साथ में पार्टी हाईकमान भी और सरकार भी कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस भी वैसा काम करती थी। तो ऐसा अब आने वाला चुनाव बताएगा विधानसभा में। ये टेक्निकली आपकी बात लग रहा साहब बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न जो था वो मेरा इस लिहाज से था कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। अब इस बात को आने वाले 2.5 साल तक वो भले ही बखान करते रहे, हालांकि अब आगे कोई अगर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो जाता है तो हो सकता है ये मामला गौड़ हो जाए, लेकिन कांग्रेस के पास एक मौका है ये बातें लोगों के सामने रखने का, क्योंकि कई प्रवक्ताओं से जब बात हुई तो अक्सर वो यही बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है जेनजीज के आंदोलन का असर है, कोई कह रहा है कि किसानों की समस्या का असर है, कोई कह रहा है कि दतिया में काम नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ। बहरहाल कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी की समीक्षा के बाद धीरे धीरे वो स्पष्ट होकर सामने आएंगे। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नगले साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा